हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रिंकू सर एक बार फिर अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेके आया हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूं। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है वो पिछली वीडियो की तरह ही एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए टॉप क्वेश्चन है। दोस्तों, तो जो क्वेश्चन है वो एसएससी के डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो या सीपीओ, एसआई हो या अन्य एग्जाम्स हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आए हैं वो एक एसएससी के एग्जाम्स जो हुए वो कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। जल्दी दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकप्रिय रूप से भारत का ब्रेड बास्केट कौन सा राज्य है? यानी कि ब्रेड बास्केट का मतलब हुआ दोस्तों कि रोटी की डलिया। तो दोस्तों, रोटी की डलिया के नाम से फेमस जो है वो हमारा पंजाब है। क्यों है? क्योंकि पंजाब में जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है। 5 नदियों का संगम है, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं और इसी पंजाब नाम भी उसी से पड़ा है। 5 नदियों का जो आब है यानी कि क्षेत्र है और इसी कारण से पंजाब की भूमि जो है बहुत उपजाऊ है। यही कारण है कि पंजाब जो है दोस्तों वो पूरे भारत में प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। तो इसलिए आंसर होगा हमारा दोस्तों पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? दोस्तों, उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां हैं वो दोस्तों शहनाई से संबंधित हैं। आपने देखा होगा शादी में, अब तो खैर नहीं होता ये, पहले फिल्मों में हमने देखा है शहनाई बज रही हो रही है, शहनाई बजती होती है। तो अब वो खैर बातें गई, अब तो डीजे का जमाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने से भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद रोकता है? दोस्तों, तो वो अनुच्छेद है दोस्तों 24 यानी 24वां अनुच्छेद जो है दोस्तों वो इस जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जितने भी डेंजरस कार्य हैं उनमें रोकता है। जैसे चाहे खदान हो, कारखाने हो, दोस्तों इनमें रोकने के लिए ये 24वां जो बनाया गया है अनुच्छेद वो रोकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रडार सिस्टम जिस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, रडार आप जानते ही हैं कि दुश्मन के जो रॉकेट जो दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट होते हैं या जो उनके लड़ाकू विमान होते हैं उनको वो कैप्चर करता है, बताता है कि उसकी स्थिति क्या है। तो जो रडार है उसमें माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है, यानी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो कौन सा है? दोस्तों, सबसे पुराना उच्च न्यायालय है दोस्तों वो है कोलकाता उच्च न्यायालय। वर्तमान में कोलकाता उच्च न्यायालय जो है वो पूरे पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार क्षेत्र को देखता है। दोस्तों, कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 1862 में की गई थी, 1862 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में हुंड्रू जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात फेमस है बहुत क्वेश्चन। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पे कहाँ है? दोस्तों, ये है रांची में। ये रांची जो है, रांची झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर ये हुंड्रू जलप्रपात बना है। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो दोस्तों है वो है कर्नाटक में बना कुंचिकल जलप्रपात जो है वो शिवमोगा नदी पे बना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? दोस्तों, आप अपने कमेंट में मेरे को बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस में आया हुआ है 2021 में, इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है दोस्तों। तो
ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और कब की थी दोस्तों? 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। कभी कभी ये भी आता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में कौन रामसर सम्मेलन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? दोस्तों रामसर सम्मेलन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्या है रामसर जो कहा गया इसमें रामसर सम्मेलन? दोस्तों रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 में ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पर आर्द्र भूमि को लेकर एक सम्मेलन हुआ था 1971 में, जिसके अनुसार हर वर्ष 2 फरवरी को ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में 49 रामसर स्थल हैं। ये आंकड़े मई 2022 तक के अपडेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय वॉर मेमोरियल के नाम से कैसे जानते हैं दोस्तों? कौन सी ऐसी जगह है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो इंडिया गेट बना है वहाँ पर आपने अगर कहीं फोटो देखा हो या किसी ऐड वैड में देखा हो तो एक वहाँ पर इस तरह से जो राइफल है सैनिकों की वो गड़ी है और उनका जो इस तरह से लगी हुई है और उनका जो हेड है सैनिक का वो भी लगा हुआ है वहाँ पर। तो और वहाँ पर जो सैनिकों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो वॉर मेमोरियल है वो इंडिया गेट पे स्थित है। ये इंडिया गेट पे स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। राजघाट जो है वो महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वो दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रोजगार और बेरोजगारी पर जो आंकड़े इकट्ठा करती है वो संस्था कौन है? तो संस्था सर्वेक्षण करती है। तो दोस्तों वो संस्था जो है वो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है। इसको हम कहते हैं NSSO भी कहते हैं इसको। और इसकी स्थापना दोस्तों 1950 में की गई थी। 1950 से ये संस्था लगातार काम कर रही है रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे करने में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर निम्नलिखित में कौन नहीं रहे हैं? दोस्तों डी सुब्बाराव कुछ समय पहले ही थे। मनमोहन सिंह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे और इसके साथ साथ ये भारत के गवर्नर भी रहे हैं RBI के। आगे बढ़ते हैं। M नरसिम्हा राव ये भी रहे हैं दोस्तों। ये तीनों रहे तो कौन नहीं रहे? ये MS गिल नहीं रहे। MS गिल मतलब मनोहर सिंह गिल। दोस्तों मनोहर सिंह गिल जो है वो पंजाब से सांसद रहे हैं कांग्रेस सरकार में राज्यसभा में। और मैं आपको बता दूं कि ये पंजाब जो कांग्रेस सरकार थी केंद्र में उसमें युवा मामले और खेल मंत्री भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हर्ट्ज में ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को मापा जाता है? दोस्तों हर्ट्ज जो है वो जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी होती है उसका मात्रक है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि पहला आंसर हो जाएगा ये ध्वनि की आवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। GE के रासायनिक नाम में कौन सा है? मानव इनमें से कौन है जो जिसका GE सांकेतिक नाम है? तो दोस्तों जो जर्मेनियम है इसको हम GE इसका सांकेतिक नाम है। गैलियम जो है दोस्तों Ga है। सोना को सांकेतिक जो है वो Au है। और गैडोलिनियम का जो है Gd दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सोशल हार्मनी जो पुस्तक है वो किसने लिखी निम्नलिखित में से? LK आडवाणी, नरेंद्र मोदी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अटल बिहारी वाजपेयी? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री उन्होंने ये पुस्तक लिखी है सोशल हार्मनी। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सोशल हार्मनी इसका सब्जेक्ट क्या है? जितने भी वंचित लोग हैं
को ये पुस्तक जो है वो समर्पित है। उनके बारे में ये पुस्तक लिखी गई है, वो कैसे खुश रहे, किस तरह से क्या अपनी लाइफ को व्यतीत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्नलिखित में कौन योगदान करता था? दोस्तों जो चिकित्सा के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े, वो थे दोस्तों चरक। इन्होंने लिखी थी दोस्तों एक पुस्तक चरक संहिता, जो आज भी प्रासंगिक है आयुर्वेद में। आज भी इसकी प्रासंगिकता है, आज भी है इसकी चरक संहिता की। दोस्तों हर्ष जो थे वो खुद में एक शासक थे और लेखक कवि भी थे। इन्होंने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका जैसे नाटक की रचना की है। भास जो थे ये संस्कृत नाटक के जनक कहलाते हैं, जबकि पाणिनि जो थे वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों चलिए, चरक में आपको थोड़ा और बता दूं, चरक जो दरबार, किसके दरबार में थे? वो थे दोस्तों कनिष्क के दरबार, कनिष्क के दरबार में थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ? दोस्तों पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो हुआ वो 1930 में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? कनाडा। कनाडा के किस शहर में? हैमिल्टन शहर में। हैमिल्टन, कनाडा के हैमिल्टन में सबसे पहले 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की गई। मैं आपको ये बता दूं कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2010 में आयोजित किए गए थे। आगे बढ़ते। सन 1651 में स्थापित किया जाने वाला पहला अंग्रेजी कारखाना किस नदी के तट पे था? दोस्तों तो पहला अंग्रेजी कारखाना जो था हुगली नदी के तट पर था। हुगली नदी कहाँ है आप जानते ही हैं। हुगली नदी जो है वो आपको सबको पता है, कोलकाता में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है सतपुड़ा श्रेणी का, वो है धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ है दोस्तों? ये पचमढ़ी में है। कहाँ है दोस्तों? पचमढ़ी में है। पचमढ़ी, पचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक बहुत फेमस पर्यटन स्थल है पचमढ़ी। और यहाँ पर जो धूपगढ़ है वो सबसे ऊंची चोटी है। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु है, जिसकी ऊंचाई 44-29 फीट है दोस्तों। 44-29 फीट है दोस्तों। और ये मध्य प्रदेश का सबसे उच्च बिंदु है। और हाँ, ये धूपगढ़ जो है वो सूर्यास्त देखने के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सनसेट देखने के लिए बहुत फेमस है ये जगह। आगे बढ़ते हैं। यूरोपा निम्नलिखित में किसका प्राकृतिक उपग्रह है? दोस्तों यूरोपा जो है वो बृहस्पति, नो डाउट बृहस्पति का उपग्रह है। वर्तमान में बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह यानी चंद्रमा है। कितने हैं दोस्तों? 79 उपग्रह है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो यूरोपा है ये हमारे पूरे सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा उपग्रह है। छठा सबसे बड़ा उपग्रह है। जबकि बृहस्पति का जो एक उपग्रह है गैनीमेड, वो हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, यानी सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग से बचने के लिए रोटा वायरस टीके का प्रयोग किया जाता है? रोटा वायरस टीके का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो वो कौन है? तो किस रोग में करते हैं दोस्तों? ये है डायरिया। डायरिया जो है वो बच्चों में होने वाली एक बीमारी है, डिसेंट्री ऑर्डर है, जो जिससे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं जल्दी से। तो इस वायरस से बचने के लिए इस टीके का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बैंकों द्वारा केसीसी लोन को देने के लिए, बैंकों द्वारा किसानों को लोन देने के लिए केसीसी जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों। देखिए मैं कह रहा था शुरुआत में कि आपको ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए। एसएससी CHSL जो है 31 मई 2022 में मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं इसको, यानी आंसर हो जाएगा हमारा बी, किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों
किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? लोगों की जो किसानों की जो जमीन होती है उसके सापेक्ष जो बैंक होते हैं वो किसानों को एक लोन देते हैं और जिससे किसान जो है अपने जो काम है उनका कृषि कार्य उनको अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। दोस्तों इसके ये जो केसीसी की शुरुआत हुई थी 1998 में की गई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश यानी एपी। आंध्र प्रदेश में एक नेल्लोर जिला है, नेल्लोर जिला है जो कि अदरक के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आपको मैं बता दूं कि भारत जो है विश्व में सर्वाधिक अदरक उत्पादक देश भी है। आगे बढ़ते हैं। मोरक्को अफ्रीका से भारत आने वाला यात्री निम्नलिखित में किस शासक के शासनकाल में आया? दोस्तों मोरक्को अफ्रीका से आने वाला जो यात्री था वो कौन था, मैं आपको ये बता दूं। पहले तो मोरक्को से आने वाला जो यात्री था वो था इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? कौन था वो? इब्न बतूता। ये किसके शासनकाल में आया दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था 1325 से 1351 और इनके शासनकाल में इब्न बतूता आया था। दोस्तों एक गाना भी चला था, इब्न बतूता पहन के जूता। चलिए, तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को अफ्रीका से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का बहुत माइंडेड शासक था, लेकिन अभागा भी था। कैसे? ये जो भी काम करता था उसका सबका रिजल्ट उल्टा उल्टा निकलता था। यानी इसको हम कह सकते थे कि कर भला हो बुरा, इसके साथ ये था। इसको हम कहते हैं विरोधाभासों का मिश्रण, इस शासक का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह भारतीय गायक कौन है जिसने एक दिन में सर्वाधिक गीत गाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों आपने बहुत इनके गाने सुने, बहुत 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 फेमस रहे हैं। दोस्तों गाना सुना होगा, एक दीवाना फिल्म आई थी, पायलिया गीत सुनाए सरगम गाए। ये नो डाउट बहुत बड़े गायक है, प्लेबैक सिंगर हैं, कुमार सानू। इन्होंने दोस्तों 1993 में जब ये पीक पर थे तब एक दिन में 28 गीत गाए, रिकॉर्ड किए थे। 28 गीत एक दिन में रिकॉर्ड करके ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था। बहुत बड़े ये प्लेबैक सिंगर है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी विभूति तबला से संबंधित है? दोस्तों आपने एक ऐड सुना होगा पहले, ताजा चाय, जो ताजमहल चाय आती थी दोस्तों, उसका एक ऐड आता था। उसमें कहते थे कि तबला बजाते रहते थे बैठे बैठे वो, और कहा जाता था कि वाह उस्ताद वाह। तो जो तबला बजाने वाले जो शख्स हैं जिनका भी मैं नाम बताने वाला, वो कहते थे वाह उस्ताद नहीं, आप बोलिए वाह ताज। तो वो जब से मुझे याद है, तो इनका नाम है दोस्तों जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है दोस्तों ये बहुत बड़े तबला वादक हैं और इनका नाम बहुत फेमस रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल रानी की बाव किस राज्य में? दोस्तों रानी की बाव जो है यूनेस्को सूची में जो शामिल है वो है हमारे गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में रानी की बाव है। और आपने 100 रुपए का नोट देखा होगा, उसमें रानी की बाव का चित्र बना हुआ है। जो रानी की बाव का चित्र है, एक कुआं वगैरह उसमें इस तरह से चित्र बना हुआ है। बावड़ी जो होती है पुराने, उसमें वो 100 रुपए के नोट में ये रानी की बाव का चित्र बना हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश है जिसमें सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया? दोस्तों वो देश कोई और नहीं, न्यूजीलैंड है। सबसे पहले न्यूजीलैंड में महिलाओं को अधिकार दिया गया था। ये प्रथम देश ऐसा है विश्व का। और उसके बाद दोस्तों
ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को अधिकार मिला। तीसरा देश यानी तीसरे नंबर पे जो है वो फिनलैंड है, जिसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। आगे किस राज्य में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में है। ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में स्थित, हाई एल्टीट्यूड मतलब है सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित। तो भारत का ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये अगर ये भी पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन से है, तो हेमिस है। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए फेमस है? ये हिम तेंदुए के लिए फेमस है। दोस्तों हिम तेंदुआ, जो हिम तेंदुआ है, जो आइस लेपर्ड है, उसके लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। वह तरल पदार्थ जिसका पीएच मान सर्वाधिक होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका पीएच मान सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है दोस्तों? 10.5। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जिनका पीएच मान 7 होता है वो होते हैं उदासीन, और जिनका 7 से ऊपर वो होते हैं क्षारीय, और जिनका पीएच मान 7 से नीचे यानी कम वो होते हैं अम्लीय। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बॉडी है, अगर इसमें अम्लता बढ़ती, ज़्यादातर भोजन हम जो करते हैं, चाहे वो चाय हो, चाहे और भी कोई ऐसे पदार्थ हो, खट्टे पदार्थ हो, ये सब के सब अम्लीय होते हैं दोस्तों। और इन अम्लीय पदार्थों की वजह से बॉडी में एसिडिटी जैसी समस्या आती है, जिसको दूर करने के लिए हम लोग क्षारीय पदार्थ लेते हैं। जब डॉक्टर हमको एंटासिड देता है सिरप में, तो दरअसल में उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इसी तरह के और तत्व शामिल होते हैं, जिनका जो पीएच मान होता है वो लगभग 10 के आसपास होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एक एंटासिड के रूप में भी काम करता है, एंटासिड के रूप में काम करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अमरबेल को किस रूप, अमरबेल का दोस्तों एक दूसरा नाम भी है, ये है कुस्कोटा। इसका हिंदी नाम है कुस्कोटा, इससे नाम से भी जानते हैं। अमरबेल दोस्तों एक परजीवी पौधा है। परजीवी माने क्या? दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं या इसमें जो पत्तियां पाई जाती हैं, इसमें पूरी तरह से क्लोरोफिल का अभाव होता है, यानी इसकी पत्तियां हरी ना होकर पीली होती हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता है, और अपना क्लोरोफिल नहीं हो रहा है यानी इसका मतलब है कि भोजन नहीं बना पा रहा है स्वयं। तो ये जितने भी अमरबेल है, जितने भी और दूसरे पौधे हैं, उनमें एक लता या के रूप में इस तरह से लगा होता है और अपना भोजन उन्हीं से प्राप्त करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैग्नस कार्लसन किस खेल से जुड़े हैं? दोस्तों मैग्नस कार्लसन जो है दोस्तों, ये शतरंज से जुड़े हैं। वर्ष 2004 में ये ग्रैंड मास्टर बने थे। ग्रैंड मास्टर, शतरंज का जो सबसे बड़ा पद होता है, पोस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रैंड मास्टर। और मैं आपको बता दूं कि इनकी वर्तमान में शतरंज में विश्व में प्रथम रैंक है। विश्व में प्रथम रैंक के खिलाड़ी हैं, प्रथम रैंक के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। कहाँ के हैं दोस्तों? ये हैं दोस्तों नॉर्वे के, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, बहुत 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 फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में किसे पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक कहते हैं? दोस्तों जैविक घटक माने बायोटिक कंपोनेंट। दो तरह के घटक हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, एक जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट, एक नॉन बायोटिक यानी अजैविक घटक। जैविक घटक कौन से होते हैं? जैविक घटक में आते हैं उत्पादक यानी जो भोजन बनाते हैं, उपभोक्ता यानी जो भोजन ग्रहण करते हैं, और अपमार्जक यानी वायरस वगैरह, है ना। तो ये सब के सब हैं वो जो हैं वो 3 कैटेगरी में हैं।
उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर यानी उनको खत्म करने वाले। तो इनमें से कौन भोजन बनाएगा? जाहिर सी बात है कि इनमें से घास जो है ये भोजन बनाने वाला है। ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों है अजैविक घटक। अजैविक घटक, अजैविक घटक मतलब है नॉन बायोटिक कंपोनेंट। आगे देखिए दोस्तों, ये भी सीजीएल 2022 में आया हुआ है, आफ्टरनून शिफ्ट में आया हुआ है। विज्ञान की किस शाखा में सब्जियों का अध्ययन, उत्पादन, भंडारण, विपणन संबंधी अध्ययन करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये है जो सब्जियों का अध्ययन किया जाता है वो है दोस्तों ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, सब्जियों का अध्ययन करते हैं वो ओलेरीकल्चर है दोस्तों। जो सेरीकल्चर है उसमें रेशम कीट, जो विटीकल्चर है वो अंगूर की खेती या उत्पादन, और फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरी माने फूल, फ्लावर से बना फ्लोरी यानी कि फूलों की खेती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को रखा गया है? दोस्तों संविधान का जो भाग 3 है और अनुच्छेद 12 से 35 में हमने मौलिक अधिकार हमने पढ़े हैं, हम लोगों ने सब जानते हैं आप लोग। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया। कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? 6 मौलिक अधिकार। आगे, निम्न में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटित की गई? दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखिए, 2022 लेटेस्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट में कहाँ आया है? सीजीएल में आया है। दोस्तों कौन सी घटना 1919 से पहले हुई है? मैं आपको बता दूं, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है। चौरी चौरा कांड दोस्तों 1922 में हुआ है। बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ है। इसका मतलब है कि 1919 से पहले की कौन सी घटना है? वो है दोस्तों बंगाल विभाजन। आगे बढ़ते हैं। 124वें संविधान संशोधन 2019 का संबंध इनमें से किससे है? किससे संबंध है जरा देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं इसको हम बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का संबंध जो है दोस्तों 124वें संविधान संशोधन से है, 2019 में किया गया। 10% आरक्षण उन व्यक्तियों को दिया गया जिनकी जो वार्षिक जो उनकी कमाई है वो 8 लाख से कम है, या जिनके पास 5 एकड़ भूमि से कम है, या 1000 स्क्वायर फीट का जिनके पास मकान है, या फिर जिनके पास सिर्फ आवासीय भूखंड मकान नहीं है, वो सभी सामान्य वर्ग के लोग 10% आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं। सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसने, शाहजहां ने किसको दी थी? दोस्तों मैं आपको बता दूं, शाहजहां के 4 लड़के थे, शुजा, मुराद, दारा, औरंगजेब। ये चारों जो है वो शाहजहां के लड़के हैं। तो जो उनका सबसे बड़ा लड़का था वो था दारा शिकोह। दारा शिकोह जो था इसको शाहजहां ने गद्दी पे बैठाया और 1642 में। उसके बाद औरंगजेब जो था दारा शिकोह से छोटा था, ठीक से छोटा था, और ये 1 नंबर का जानते ही आप, सब जानते हैं औरंगजेब को। तो इसने दारा शिकोह को युद्ध में हराकर उसकी हत्या कर दी और अपने पिता को जेल में डलवा दिया, और इस तरह से औरंगजेब गद्दी पे बैठा। आगे बढ़ते हैं। तो जब जो इनको जब गद्दी पे बैठाया शाहजहां ने दारा शिकोह को उसी 1642 में, तो उसी समय सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि इनके पिता शाहजहां ने दी। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा निम्न में से कौन सा राज्य नहीं करता है? दोस्तों वो राज्य है सिक्किम, जो म्यांमार एक देश है उसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन है फिर इसकी जगह?
जो म्यांमार है इसके साथ 4 राज्यों की सीमा टच करती है। और जो सिक्किम है इसकी जगह है दोस्तों नागालैंड, नागालैंड। तो सिक्किम इसका आंसर है जो इसकी सीमा से टच नहीं करता। सिक्किम जो है वो चीन की सीमा से टच करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत या पहाड़ी श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों बड़ा कॉमन और फेमस क्वेश्चन है, CHSL 2020 में आफ्टरनून शिफ्ट में आया है, आफ्टरनून शिफ्ट में आया हुआ है दोस्तों। ये है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है दोस्तों वो सबसे पुरानी श्रृंखला है भारत में। ये बलित पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, बलित पर्वत का उदाहरण है। कहां से कहां है दोस्तों? ये है दोस्तों दिल्ली से लेके, दिल्ली से गुजरात, दिल्ली से गुजरात में ये जो है पूरी पर्वत श्रृंखला है, यहां से दिल्ली से लेके गुजरात तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में नहर कटिया तेल क्षेत्र स्थित है? बहुत 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 फेमस है। नहर कटिया जो है वो है असम में। असम तेल उत्पादन के लिए फेमस है, सभी जानते हैं। तेल उत्पादन के लिए असम फेमस है, वहां पर एक जगह है नहर कटिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, इसको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो CPIM के नाम से भी जानते हैं। CPIM, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। तो दोस्तों इसकी जो गठन किया गया था वो 1964 में किया गया था। इसके जो गठन जिन्होंने किया था वो पश्चिम बंगाल के पूर्व CM ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक CM भी रहे। और इसके जो महासचिव थे वो सीताराम येचुरी, सीताराम येचुरी इसके महासचिव थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सही ढंग से मिलान जोड़ी की पहचान कीजिए, माने इनमें से कौन सी जोड़ी सही है दोस्तों? तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सही जोड़ी है इनमें से वो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने। कौन थे स्वामी विवेकानंद? आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जो थे वो बहुत बहुत बड़े संत और युवा आइकॉन कहलाते हैं। और इन्होंने जब UNO में बोलना शुरू किया तो लोग सुनते रह गए इनके बारे में। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जबकि दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहला खिलाड़ी कौन? तो ये है विश्वनाथ आनंद। काहे से संबंधित है? शतरंज से है रे बाबा। काहे से संबंधित है? शतरंज से है। मैं आपको बता दूं राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार शुरू हुआ वो 1991-92 से शुरुआत की गई और इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। पम्बन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है वो किस राज्य में? दोस्तों पम्बन द्वीप जो है वो भारत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। रामेश्वरम जो है वहां पर स्थित है पम्बन द्वीप। और पम्बन द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। भारत एवं श्रीलंका के बीच में है, लेकिन भारत के अंडर कस्टडी में है। कहाँ है? रामेश्वरम। रामेश्वरम माने तमिलनाडु। तमिलनाडु में पम्बन द्वीप स्थित है। आगे बढ़ते। किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा है? दोस्तों लिट्टी चोखा जो है वो बिहार का
है व्यंजन, ये काहे से बनता है दोस्तों? ये गेहूं और सत्तू को मिलाकर बनाते हैं। सत्तू बहुत अच्छा ठंडा होता है, हम सब खाते हैं। तो गेहूं और सत्तू का मिला हुआ एक व्यंजन है लिट्टी चोखा। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को नहीं मिला? दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनमें से चारों के चार खिलाड़ी जो हैं वो बैडमिंटन से हैं। पारुल परमार, नेहा पंडित, अश्विनी पोनप्पा और पीवी सिंधु। मैं आपको बता दूं कि इसमें नेहा पंडित को अभी तक अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया, बाकी इन तीनों को दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 2028 में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन आया है 30 मई 2022 आफ्टरनून, लेटेस्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि 2028 जो है उसमें लॉस एंजल्स अमेरिका में, यूएसए में ये होने वाले हैं। अभी हाल ही में जो ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे वो टोक्यो में हुए थे दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुए थे, मतलब हुए 21 में, लेकिन 20 ही बोला जाता है इसको। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके पहले 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे। पेरिस फ्रांस में 2024 में इनका आयोजन किया जाएगा, जबकि भारत में ओलंपिक खेलों की भारत जो दावेदारी करेगा वो 2036 में करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से विटामिन दूध में नहीं पाए जाते? देखिए दोस्तों, दूध जो है वो संपूर्ण आहार है। दूध में विटामिन सी को छोड़कर लगभग सारे पोषक तत्व हैं, और विटामिन सी देखिए इसमें है, तो ये नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, सी है, इसमें भी सी है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी सी है, यानी कौन होगा? एबीडी। आप एबीडी विलियर्स के नाम से याद रख सकते हैं, एबीडी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन है, पौधों और फलों विशेष रूप से गाजर, रंगीन सब्जियों में पाया जाने वाला लाल नारंगी रंग द्रव्य एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो हमारे मस्तिष्क, त्वचा, फेफड़े, आंखों को स्वस्थ रखता है या लाभप्रद होता है। CHSL 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों, ये है बीटा कैरोटीन। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो गाजर आदि होती है उसमें बीटा कैरोटीन तत्व पाया जाता है, जिसमें बीटा कैरोटीन जो होता है वो हमारी आंखों के लिए बहुत फेमस है, हमारा बहुत लाभदायक है। हमारा शरीर जो है वो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदल देता है। विटामिन ए में बदल देता है, जो आंखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है विटामिन। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर। समुद्र की पानी की लवणता की गणना समुद्र के जल के कितने ग्राम में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है? CGL 2022 आफ्टरनून। दोस्तों जो समुद्र का पानी है उसमें जो नमक की यानी कि लवणता की गणना की जाती है वो कुल 1000 ग्राम वाटर लेते हैं, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसको हम PPT भी कहते हैं शॉर्ट में, इसको जो मापते हैं उसमें, तो 1000 ग्राम मात्रा ली जाती है दोस्तों। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल, आशा करता हूँ बहुत हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, आप प्लीज़ शेयर करें इसको, किसी और का भी भला हो। और लाइक ज़रूर करें, आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। इससे हम लोगों को खुद को हम लोग मोटिवेट होते हैं। हम लोग अगर ज़्यादा लाइक आते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं कि और अच्छा कंटेंट अपने स्टूडेंट्स को दे सकें। और प्लीज़ आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, हम लोगों का मन जो है वो और इसको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए मन जो है हमारा खुश हो जाए इसको देख के। तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद।